हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजय पांडे स्मारक इंटर कॉलेज दसरैचा मुजाहिदपुर अम्बेडकर नगर। जैसा कि आदेश हुआ है ऑनलाइन कोर्स कराने के लिए, तो उसके लिए मैं संजय पांडे स्मारक इंटर कॉलेज की तरफ से सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ, संसाधन एवं विकास। एक बेहतरीन तरीके से इजी नोट्स तैयार करेंगे ताकि आप अपना घर पे बैठकर पढ़ाई कर सकें और आप सुरक्षित रह सकें, क्योंकि आप सभी को पता है कोरोना वायरस महामारी। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और घर से करें पढ़ाई, इसी में है भलाई। तो आइए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर संसाधन और विकास का। अगर संसाधन और विकास की बात करें तो संसाधन, सबसे पहले बात आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि संसाधन क्या है, व्हाट इज रिसोर्स। तो जब संसाधन समझेगा तो आपको उसके अंदर टॉपिक और लिखा है वो आपको समझ में आएगा। तो अगर संसाधन की बात करें, संसाधन पर्यावरण में जो कुछ भी मौजूद है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानवकृत हो, उसे संसाधन कहते हैं। जैसे आपके सामने आप ये वीडियो देख रहे हो, फॉर एग्जांपल बात करें तो आप मोबाइल में जो वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक संसाधन है जो मानव की आवश्यकताओं की, यानी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे संसाधन कहते हैं। सिंपल। अब ये एक बात है कि ये प्राकृतिक या मानवकृत है, लेकिन मोबाइल तो मानवकृत है, प्रकृति का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं है। अब बात करते हैं जैसे कि पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, ये प्राकृतिक है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, इस तरह से पर्यावरण में जो कुछ भी मौजूद है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्राकृतिक और मानवकृत में आप दोनों की तरह से एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एनसीईआरटी किताब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा आपको डिटेल समझ में आएगा। और किताब पढ़िए घर बैठकर। मैं यहाँ पे आपको एक इजी नोट्स बता दे रहा हूँ ताकि आप घर बैठे उसे आसानी से समझ सके और उसे पढ़ सके। तो बात हम लोग कर ले रिसोर्स यानी संसाधन की। संसाधन की परिभाषा की बात करें तो वही हमने बताया है, पर्यावरण में मौजूद प्राकृतिक और मानवकृत संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं की, यानी मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसे संसाधन कहते हैं, उसे रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संसाधन कितना अगर बात करें संसाधन के प्रकार के, संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक, ठीक है, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानवकृत। जैसे कि एग्जांपल तो मैंने बता दिया आपको, प्राकृतिक क्या है जो प्रकृति ने दिया है। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, आपकी भूमि प्रकृति ने दिया है, ये भी रिसोर्स है। ठीक है, तो अब ये हो गया कि मानवकृत में जो मानव ने बनाया है, घर, सड़क, मोबाइल और ये स्कूल, जो भी मानव ने बनाया है वो मानवकृत हो गया। तो मानव को आपसे आप डिवाइड कर सकते हैं प्रकार में, संसाधन में। अब हम लोग बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आपके आ सकता है, विस्तृत और लघु, उसके साथ साथ अति लघु। ये तीनों क्वेश्चन मैं कवर करूंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको मैप भी बताऊंगा ताकि जो 10 नंबर का मैप आता है सोशल साइंस में, 5 नंबर का इतिहास का और 5 नंबर का जो है भूगोल का, भारत का मैप भरने के लिए आएगा। मैं आपको भी बताऊंगा बेहतरीन तरीके से, आप उसको पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा, आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, बात करें हम लोग संसाधन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। अगर उनकी बात करें तो कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है। एक तो उत्पत्ति के आधार पर है। ठीक है, तो पहले उत्पत्ति के आधार पर समझ लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर है क्या। बात करें उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है जैव और दूसरा है अजैव। अगर अजैव और जैव को समझते हैं तो जैव मतलब होता है जिसमें जीवन व्याप्त है, जिसमें जीव जंतु आते हैं, वनस्पतियां आती हैं, उसे हम जैव कहते हैं, जैव संसाधन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अजैव संसाधन का समझते हैं जो निर्जीव है। सिंपल, रट्टा नहीं मारने को समझना है, बस समझ जाएंगे तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं। जैव मतलब जिसमें जीवन व्याप्त है, जिसमें जैसे कि पेड़ पौधे, वनस्पतियां, ये सब आपके जो हैं जैव मंडल में आते हैं। ठीक है, जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं। अजीव मतलब निर्जीव, जिस तरह से आपके सामने बहुत सारे ऐसे, जैसे घर है, रोड है, सड़क है, रोड और कह सकते हैं जो भी कुछ प्राकृतिक मानवकृत ने बनाया है वो निर्जीव वस्तु है।
ठीक है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि चट्टान, भूमि, धातु आदि में जो है अजीव पदार्थ आते हैं। तो आई होप आपको उत्पत्ति के आधार पे समझ आ गया होगा। उत्पत्ति के आधार पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैव और अजीव, ठीक है। अब बात करते हैं लोग समाप्तता के आधार पर। इसको हम समाप्तता भी कर सकते हैं, यानी समाप्तता के आधार पर, एंडिंग पॉइंट, समाप्ति के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको, ठीक है। एक तो नवीकरणीय योग और अनवीकरणीय योग। नवीकरणीय योग को हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग को अनवीकरणीय कह सकते हैं, ठीक है। इसको जो नवीकरण लिखा हुआ है अनवीकरणीय भी कह सकते हैं और नवीकरण भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको नवीनीकरण भी कह सकते हैं, नवीनीकरण भी कह सकते हैं, और इसको जो है अनवीनीकरण भी कह सकते हैं। मतलब क्या होता है इसका, समझते हैं पॉइंट को। नवीकरण योग लिखा हुआ है, मतलब कि जिसका नवीनीकरण किया जा सके, जिसको पुनः प्राप्त किया जा सके, उसको बोलते हैं नवीकरण योग या नवीकरणीय योग संसाधन, ठीक है। कैसे? जैसे सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। जैसे कि सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। वो संसाधन जिनको पुनः प्राप्त किया जा सके उसे बोलते हैं दोस्तों नवीकरणीय या नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। अब बात करते हैं लोग अनवीकरणीय, उसका जस्ट अपोजिट, जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसको पुनः प्राप्त करने में दोस्तों हजारों साल लग जाते हैं। एक जीवाश्म ईंधन बनने में, खनिज पदार्थ बनने में कई वर्ष लग जाते हैं, तो इसलिए इसको पुनः वेरीफाई या पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये दो पार्ट हो गए, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर, समाप्तता के आधार पर, इसको हम समाप्त के आधार पे भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर जो है इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला पॉइंट है व्यक्तिगत, दूसरा है सामुदायिक, तीसरा है राष्ट्रीय और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय। क्या है व्यक्तिगत? स्वामित्व के आधार पर मतलब कि जिसमें खुद का एक अपना स्वामित्व होता है, ठीक है, अपना एक खुद का मालिक होता है। व्यक्तिगत आधार पर अगर इसको पॉइंट को देखा जाए तो व्यक्तिगत मतलब एक प्राइवेट, जिसका खुद का अपना मालिक होता है। जैसे आपका घर होगा, व्यक्तिगत होगा। आपका एक जो भी समाज से मान कोई सामान है वो आपका होगा। जैसे मोबाइल फोन आपका है, वीडियो देख रहे हैं तो आपका व्यक्तिगत है, उस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। उसका जस्ट अपोजिट देखेंगे वो सामुदायिक है। सामुदायिक में जिसमें समाज भी हस्तक्षेप कर सकती है, समाज का भी अधिकार हो, जैसे कि तालाब हो गया, चारागाह हो गया, ये क्या है? सामुदायिक है। इसमें समाज भी, आपके गांव के लोग भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सामुदायिक। राष्ट्रीय बात करते हैं, तीसरा पॉइंट जो राष्ट्रीय लिखा हुआ है। राष्ट्रीय मतलब कि इसमें राष्ट्रीय जो देश का ये पूरी जो हमारे सामने संसाधन दिख रहा है, ये एक तरह से राष्ट्रीय संसाधन है, क्योंकि जो भी कुछ हमारे देश में है वो राष्ट्रीय संपदा है। आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय संपदा है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय थोड़ा सा विस्तार में देश के बात जाती है कि जैसे मान लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय से भारत में कोई उत्पादन हो रहा है, ठीक है, और हिंद महासागर में कोई उत्पादन हो रहा है। तो जैसे कि मान लो कि श्रीलंका के पास में हमको मछली पकड़ना है, तो वहां पे अंतरराष्ट्रीय मुद्दा आ जाता है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि भारत का जो मछुआरे होते हैं और श्रीलंका के जो उसका हिंद महासागर जो पार्ट आता है, अगर उसमें चले जाएंगे तो भाई श्रीलंका का पार्ट आता है वो विरोध कर सकता है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय मामला यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन जिसमें दूसरा देश भी हस्तक्षेप करे उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। बात करते हैं हम लोग विकास के आधार पर, ठीक है, बेस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर बात करें तो संभावी, पहला पॉइंट है संभावी। संभावी मतलब होता है कि संभावना की जा सकती है, भविष्य में उसका हम संभावना करते हैं कि वो चीज हमको प्राप्त होगा। कैसे? बात करें तो संभावना के आधार पर राजस्थान, गुजरात में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इन दोनों का जो है संभावना व्याप्त है, जो है आपके संभाव्य में,
जैसे कि वहाँ पे राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा जो है उसकी संभावना की गई है कि वहाँ पे जो है यहाँ से एक एनर्जी जो है हमको मिल सकती है, वो भी संसाधन में आपका पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के आधार पर, तो संभावना व्यक्त की गई है। ओके, अब बात करते हैं उसके विकसित भंडार की। विकसित भंडार में देखेंगे कि विकसित भंडार में यहाँ पे जल मैंने लिखा है जल H2O। इसका तात्पर्य यह है कि जो जल मैंने लिखा हुआ जल H2O जो लिखा हुआ है उसमें ये पॉइंट कहा गया है कि जल में आप सभी जानते हैं जल का निर्माण H2O से होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है, लेकिन आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि हाइड्रोजन से भी एनर्जी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है, लेकिन इसका पूर्ण रूप से हमें अभी ज्ञान उतना तकनीक स्तर पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तकनीकी की सहायता से इसका विकास किया जा रहा है और इसकी संभावना व्याप्त की जा रही है, ठीक है। अब बात करते हैं संचित कोष की। संचित कोष की अगर बात करें तो एक तरह से किसी का कह सकते हैं कि जैसे बैंक बैलेंस होता है उसी तरह से किसी चीज का भंडार होना, ठीक है, संचित कोष में। तो संचित कोष मतलब किसी का, जैसे बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं, बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं, जब बैंक में हमने पैसा जमा कर दिया तो आपके खाते में इतना अमाउंट चढ़ जाता है, वो क्या हो गया, आपने वो संचित कर दिया, जमा कर दिया, वो कोष आपका जमा हो गया, यानी आप भविष्य में उसकी आप कभी भी उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। वैसे ही संचित कोष में मतलब होता है कि हमारी जो नदियां हैं उससे भी एनर्जी जो है जल ऊर्जा बनाई जा सकती है, लेकिन उतना भी ज्यादा मात्रा में नहीं हो पा रहा है, हो रहा है जैसे कि बांध बनाकर, नदी पे बांध बनाकर जो है जल ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है। तो वहां पे देख सकते हैं कि संचित कोष में नदियों द्वारा जल में जो बांध बनाकर एनर्जी जो वहां से ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है उससे संबंधित है संचित कोष में। तो आप बस पॉइंट को समझिए और उसको अपनी तरह से आप एक इजी नोट्स तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बेसिक नॉलेज के बारे में बताया है, ठीक है। अभी इसके बारे में बात करेंगे भूमि संसाधन की, और उसके बाद भूमि के संसाधन में भूमि के प्रकार में कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। ये तो आपका संसाधन के बारे में होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा मैं क्वेश्चन बता दूं कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप यह ध्यान रखिए कि संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है, संसाधन व्हाट इज रिसोर्स, संसाधन क्या है, पहला क्वेश्चन आपके अति लघु में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि उत्पत्ति के आधार में जैव और अजैव एक वस्तु का नाम दे देगा, जैसे मान लो कोयला दे दिया, ठीक है, और पूछ लिया इसमें से किस प्रकार का संसाधन है, तो ऑप्शन दे देगा वहां पे जैव, अजैव, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज और बात करते हैं कि जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन यहाँ पे ये ऐसे लागू होगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय में। जैसे मान लो दे दिया कि ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है। तो ज्वारीय ऊर्जा मतलब कि जो ज्वार भाटा आता है, ज्वार जो आता है यानी पानी के चढ़ाव को ज्वार कहते हैं, पानी के उतार को भाटा कहते हैं, जो समुद्र का जल तटभाग में आता है। तो जो ज्वार आता है उससे ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ठीक है, उससे ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अब जो है ज्वारीय ऊर्जा को क्या पुनः वेरीफाई कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यस, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। वो किसमें आएगा, जो पुनः प्राप्त किया जा सके वो आता है आपका नवीकरणीय में या नवीकरणीय योग्य कह सकते हैं, तो उसमें पॉइंट में आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, यहाँ से आप बस एग्जाम्पल समझ जाइए कि कौन से एग्जाम्पल है, उसका परिभाषा थोड़ा सा कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या होता है, वो किस प्रकार के उसमें उदाहरण आते हैं, ठीक है। ये जो आपका समाप्त के आधार पे नवीकरणीय और अनवीकरणीय काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनते हैं, और उत्पत्ति के आधार पे जैव और अजैव यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि जो आपके संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन के वर्गीकरण को समझाइए, विस्तार से समझाइए, तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे जब लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार करेंगे तो उसमें 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक तो लॉन्ग तो तैयार होगा ही, उसके साथ साथ ही आपका लघु, अति लघु, उसके साथ बहुविकल्पीय भी तैयार होगा, ठीक है। जिस तरह से आप ये आप पूरा देख सकते हैं।